आइए हम एटॉमिक फिजिक्स में मेरा बेटा बात कर रहे थे। लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है हमने इक्वेशन निकाली थी रेडियस और एनर्जी की, ठीक है ना, तो ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज हम वेव नंबर से एंड देन हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे वेव नंबर से एंड देन हम जो नंबर ऑफ वेव्स इमिट होते हैं पर यूनिट लेंथ इन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, उसको हम देखते हैं मेरे बेटा। तो हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स हम पढ़ रहे थे एंड देन आज हम पढ़ेंगे मेरे बेटा उसमें वेव नंबर। ठीक है ना, वेव नंबर से वेव नंबर द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ है मेरा बेटा। से वेव नंबर द नंबर ऑफ वेव साइकिल पासिंग पर यूनिट distance is called wave number। सही, कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रहे हैं मेरे बेटा? ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेव साइकिल, लेट सपोज 1 मीटर अगर मैंने डिस्टेंस लिया है, 1 मीटर डिस्टेंस लिया है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ वेव साइकिल पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेरे बेटा वेव नंबर। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल, तो कितने साइकिल कंप्लीट हुए? 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेव नंबर कितना कहलाएगा? 3। तो 1 मीटर डिस्टेंस के अंदर जितना नंबर ऑफ वेव साइकिल बनता है मेरा बेटा उसको हम बोलते हैं क्या? वेव नंबर। अगर हम निकालने जाते हैं वेव नंबर को, लेट सपोज उसका नाम रख दिया के, विच इज इक्वल टू 1/लैम्डा। किसके बराबर है? 1/लैम्डा। ये नंबर ऑफ वेव, क्योंकि रेडिएशन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर शेल से लोअर शेल पे तो हमारे पास वेव इमिट होगा। तो वेव हमारे पास जब इमिट होगा तो उसका वेव नंबर क्या होगा? यहीं से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं उसकी। तो हमसे सवाल दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो वेव नंबर क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं तो मेरे बेटा 1/वेवलेंथ है। आइए इसको फाइंड करते हैं मेरे बेटा। लेट सपोज करिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो जंप कर रहा है हायर शेल टू लोअर शेल। ये सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है। हमारे पास ये मेरा बेटा इसका इनिशियल ऑर्बिट था, इसको Ni कह दिया। जहां पर जंप करके आएगा वहां पर हमने Nf कह दिया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, तो हायर एनर्जी शेल टू लोअर एनर्जी शेल, तो एक रेडिएशन इमिट करेगा दैट इज इक्वल टू मेरा बेटा हमारे पास, लेट सपोज यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी दैट इज Ei और ये क्या होगा? Ef। तो मेरे बेटा जो इमिट करेगा रेडिएशन विच इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? Ei माइनस Ef होना चाहिए ना, है ना मेरे बेटा। हायर माइनस लोअर करेंगे तो बताएं कितने का डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो कहां निकल रहा है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सही ना, हायर एनर्जी पे था, लोअर पे जाएगा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकल रहा। उसी रेडिएशन की हम वेवलेंथ को फाइंड करेंगे लैम्डा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू मेरे बेटा जो एनर्जी है रेडिएशन की दैट इज इक्वल टू डेल्टा E विच इज इक्वल टू मेरे बेटा Ei माइनस Ef। ठीक है, से ये एनर्जी की हम इक्वेशन पहले देख चुके हैं। एनर्जी की इक्वेशन हमने देखी मेरे बेटा पहले शेल्स के हिसाब से। बताइए शेल्स के हिसाब से देखा एनर्जी की इक्वेशन, बताइए कितनी किसके बराबर होता है? E इज इक्वल टू m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h स्क्वायर इंटू मेरा बेटा 1/n स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बराबर होता है मेरे बेटा एनर्जी की इक्वेशन। एनर्जी की इक्वेशन जिसमें हमने निकाला था, इक्वेशन आती मेरे बेटा E इज इक्वल टू माइनस, है ना, कितना आ रहा था? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n स्क्वायर आता है ना। तो यहां से कांस्टेंट निकालते हैं, ये सारी कांस्टेंट की वैल्यू रख के। तो मेरे बेटा अगर हम यहां पर देखें तो एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में,
क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। लेट्स सपोज मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पर बोलता हूं आपको, तो आप क्या करेंगे, सर कोई मसला नहीं, मुझे आप बोल रहे इनिशियल ऑर्बिट में बताइए, तो EI कर दिया, विच इज इक्वल टू m e की पावर 4 डिवाइड बाई E एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू ni का स्क्वायर। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है ना मेरा बच्चा, सिर्फ किसका फर्क है, ऑर्बिट नंबर का किसका फर्क है। और मेरे बेटा अगर मैं यहां पर बोलूंगा EF इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, m e की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/, हाँ बेटा NF का स्क्वायर। इसको पुट कर ले तो मेरे बेटा जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, डेल्टा E जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वेव जो इमिट हुआ है ड्यूरिंग कहां से, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, तो मेरे बेटा E की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, हाँ मेरे बेटा माइनस का होगा, ठीक है ना, ओके, इनटू क्या होना चाहिए, पहले कौन है EI का स्क्वायर, हाँ मेरे बेटा माइनस, और फिर ये भी माइनस में मेरा बेटा ME की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इनटू 1/, मेरा बेटा NF का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मेरा बेटा प्लस, और ये वाला किसका रहेगा, माइनस का, तो क्या बना, हाँ भाई ME की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर, मेरा बेटा प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं NF स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस का, इसको बाद में लिख लेते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो नीचे वाले को कॉमन निकाल लेंगे मेरा बेटा, और यहां से कॉमन आ जाएगा 1/NI का स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन आ रहा है E की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू मेरा बेटा NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू डेल्टा E, सही। एंड दैट डेल्टा E मेरा बेटा रेडिएशन की ना, रेडिएशन की एनर्जी है, एंड दैट रेडिएशन एनर्जी कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू द प्लैंक h इंटू म्यू, सही है। एंड म्यू वी कैन राइट इट मेरा बेटा, म्यू इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा, सही ना। अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो देन वी कैन राइट इट h इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा, तो डेल्टा E की जगह मैं पुट कर दूं ये, सही है मेरा बेटा। तो क्या बना, HC ओवर लैम्डा इंटू ME की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/, NF स्क्वायर माइनस NI का स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेज है, तो डिवाइड मेरा बेटा वेव नंबर आ गया 1/, वेव मेरा बेटा ME की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर C इंटू h की पावर क्यूब, हमारे पास क्या बना मेरा बेटा NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर। एंड ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट मेरा बेटा एक वैल्यू आ जाती है, दैट इज कॉल्ड कौन सा कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू RH इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर अगर हम पुट कर देंगे मेरे बेटा 1/RH इंटू 1/NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर, से NI ऑलवेज ग्रेटर देन NF, क्योंकि हायर शेल से लोअर शेल पे आ रहा है, हायर वाले की वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे आ रहा है लोअर वाली की, तो ये इमिशन है। इमिशन के दौरान हमारे पास हाँ पता नहीं अभी भाई कैसे हो सकता है, लोअर की ज्यादा हो कैसे, फिर रेडिएशन इमिट क्यों कर रहा है, फिर तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इमिशन कैसे होगा, क्या I माइनस EF की इनिशियल में ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम, तो तभी तो बराबर रेडिएशन की वैल्यू के बराबर आएगा। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी 4 जूल, यहां पर है उसकी 1 जूल, तो इसका मतलब है जब ये यहां से यहां जम करके तो 1 जूल, बाकी 3 जूल का कहां गया,
रेडिएशन की फॉर्म में इमिट हो गया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई। ओके, पेपर इसी साल है। तो बेटा ये जो यहां से वेव नंबर भी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम वेव नंबर या वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है वो सीरीज ऑफ रेडिएशन जो इमिट होता है, सीरीज ऑफ रेडिएशन जिसमें हम लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, है ना। तो लेट सपोज अगर हम सीरीज ऑफ रेडिएशन देखें, सीरीज ऑफ रेडिएशन लेमन सीरीज, लेमन सीरीज, है ना। लेमन सीरीज कहां से स्टार्ट होता है मेरे बेटा? एन, कहीं से भी आए, जंप करके रुकेगा कहां पर? फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा कहीं से भी। तो इसका मतलब इनिशियल ऑर्बिट क्या हो सकता है? 1 से ऊपर होगा। तो मेरे बेटा 2 हो सकता है, 3, 4 एंड सो ऑन, कहीं से भी आएगा। अगर रुकेगा, रुकेगा कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो कौन सा सीरीज कहलाएगा? लेमन। ठीक है, लेमन सीरीज। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अगर ये आकर रुका, कहीं भी इलेक्ट्रॉन जंप किया और सेकेंड ऑर्बिट में आकर रुका, तो हमारे पास वो सीरीज कौन सा कहलाएगा? बाल्मर, बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो इसका मतलब है जंप करके फाइनल ऑर्बिट में रुकेगा किसमें? 2 में। तो जाहिर सी बात है किसी भी हायर ऑर्बिट से आएगा। हायर ऑर्बिट कौन सा हो सकता है? जस्ट ऊपर वाला कौन सा हो सकता है मेरा बेटा? 3, 4, 5 और उससे कोई भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, और अगर हमारे पास तीसरी सीरीज, हाँ भाई, कहां पर रुकेगा? थर्ड ऑर्बिट में, विच इज इक्वल टू, उससे ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला कौन सा हो सकता है? 4, 5, 6 एंड सो ऑन मेरा बेटा, ब्रैकेट। फोर्थ ऑर्बिट में आके रुकेगा, उससे ऊपर वाला कौन हो सकता है? 5, 6 एंड सो ऑन। और मेरा बेटा आखिरी पी फंड, अब जब वेवलेंथ निकालने जाएंगे मेरे बेटा, हमसे कभी बोलता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए। ठीक है ना, ये साफ कर रहा हूं मेरा बेटा, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। मेरे बेटा जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाती है तो वेवलेंथ शॉर्ट होते जाता है, फ्रीक्वेंसी हाई होते चली जाती है ना। क्या बोल रहा हूं? जैसे जैसे वेव की एनर्जी बढ़ती जाती है, वेवलेंथ क्या होते जाता है? शॉर्ट, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? हाई। क्यों मेरा बेटा? देखो एनर्जी का रिलेशन E इज इक्वल टू, अगर देखें H इंटू म्यू या H इंटू एफ, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वेवलेंथ के साथ देखें तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर क्या है मेरा बेटा? लैम्डा। इसका मतलब है वेवलेंथ अगर बढ़ा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में, एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स है, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आपस में, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटा, अब हमसे अगर पेपर में वेवलेंथ के रिस्पेक्ट से पूछ रहा है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब बड़ा, तो वेवलेंथ अगर लार्ज होना पड़ेगा तो एनर्जी क्या होना पड़ेगा? कम। तो इसका मतलब है सबसे कम एनर्जी, अगर वो बोला हमसे शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट एंड
शॉर्टेस्ट वेव लेंथ in each series shortest and longest wavelength in each series. ओके क्लियर है मेरे बेटा, हर सीरीज के अंदर शॉर्टेस्ट. अब मेरे बेटा शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, पहले हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालते हैं. देखो मेरे बेटा, अगर हमारे पास लेट्स सपोज लेमन सीरीज है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो सबसे कम, सबसे ज्यादा अगर वेवलेंथ होगी तो सबसे कम. अब मेरे बेटा अगर रेडिएशन इमिट हो रहा है तो देखो, अगर लेमन सीरीज की बात हो रही तो रुकेगा कौन से? हाँ मेरे बेटा, लेमन सीरीज में बात हो रही तो लेमन सीरीज में बात हो रही तो रुकेगा कहां पर आके? फर्स्ट ऑर्बिट में. कहां पर आके रुकेगा? जिसको हम कौन सा स्टेट बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं. अब मेरे बेटा अगर ये यहां पर रुकना है तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी सबसे कम कब होगी? जब वो कौन से ऑर्बिट से जंप करेगा? सेकंड से. कहां से जंप करेगा मेरे बेटा? अगर थर्ड से जंप कर गया तो मेरे बेटा डिफरेंस ऑफ एनर्जी पहले से ज्यादा नहीं हो गया? हाँ भाई, तो जितने ऊपर से जंप करेगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होता जाएगा? ज्यादा होते जाएगा. तो वेवलेंथ क्या होती चलेगी? कम होते चले जाएगा मेरे बेटा. तो सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ा वेवलेंथ तब आएगा जब हमारे पास जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से जंप करेगा. तो पहला हमारे पास लेमन सीरीज है, तो अगर इसमें आके फाइनल ऑर्बिट इसका 1 होना है तो इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा होगा मेरे बेटा? हाँ भाई, 2 होगा. सही ना? तो अगर मैं लेमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना चाहता हूं, हाँ भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना चाहता हूं तो लेमन सीरीज है, एनएफ क्या होना चाहिए? हाँ भाई, अबे भाई तेज से बोल दो. 1 सही है. और मेरे भाई एनआई कहां से जंप करना चाहिए? 2 से जंप करना चाहिए लॉन्गेस्ट के लिए. सही है. और मेरे बेटा अगर शॉर्ट वेवलेंथ चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो आएगा कहां पर? लेमन सीरीज है सर, रुकेगा लाजमी सी बात है फर्स्ट ऑर्बिट में. लेकिन कहां से जंप करे? सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो सबसे कम वेवलेंथ होगी. सबसे ज्यादा एनर्जी हासिल करने की, सबसे कम वेवलेंथ हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ एनर्जी कब आएगा? जब कहां से जंप करें? इनफाइनाइट से. कहां से जंप करें? तो मेरे बेटा एन आई कहां होना चाहिए? इंफिनिटी पे. याद रखिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एक बात फिक्स है, इंफिनिटी का मतलब सबसे ऊपर से जंप करे. तो जितना ऊपर से जंप करके नीचे आएगा तो मेरे बेटा उतना डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होगा? ज्यादा. उतना ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा और उतनी ही शॉर्टेस्ट क्या होगी? वेवलेंथ. तो मेरे बेटा हमारे पास क्या हुआ कि एन आई क्या होना चाहिए? कहां से आना चाहिए? इनफाइनाइट से. कहां पर रुकेगा? फर्स्ट पे. तो कौन सा सीरीज कहलाएगा? लेमन. लेकिन कौन सा वेवलेंथ होगा? और अगर लॉन्गेस्ट चाहिए तो जस्ट ऊपर वाला, तो लेमन सीरीज है तो फाइनल कौन सा होगा? 1. और इनिशियल कौन सा होना चाहिए? 2. समझ आया? अब मेरा बेटा अगर मैं इसी तरह बाल्मर सीरीज में पूछूं, हाँ भाई बाल्मर सीरीज में पूछूं आपसे कि बाल्मर सीरीज में अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, हाँ भाई लॉन्गेस्ट निकालना है तो बताओ एनएफ कौन सा होगा? बाल्मर है ना सर, रुकेगा तो 2 पे, लेकिन इससे जस्ट ऊपर वो होना चाहिए. तो कौन सा आएगा मेरा बेटा? 3 आना चाहिए. और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना चाहता हूं तो सर ये एनएफ तो 2 ही होगा, बाल्मर है. कहां से जंप करना चाहिए? इनफाइनाइट से ना. कहां से जंप करना चाहिए? इंफिनिटी से. जितना ऊपर से जंप करके आएगा, सबसे ऊपर कौन हो सकता है? इंफिनिटी. ऐसा नंबर डाल. ठीक है, तो सबसे ऊपर कहां से आ सकता है? इंफिनिटी. समझ आ रही मेरी बात मेरा बेटा? ओके, तो अब बना लोगे बाकी सीरीज. हाँ भाई, कैसा क्वेश्चन बताइए? लॉन्गेस्ट बोले एनएफ 3, एनआई 4 होना चाहिए लॉन्गेस्ट के लिए. शॉर्टेस्ट के लिए एनएफ और एनआई इनफाइनाइट. हाँ भाई, एनएफ एनआई 5 शॉर्टेस्ट के लिए,
और शॉर्टेस्ट के लिए NF5 और मेरा बेटा NI इंफिनिटी। एक सवाल करके देखें, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ receive during Lemon series? What is the shortest wavelength received during transition in Lemon series? हाँ भाई, NI क्या होना चाहिए? NF Lemon 1 इंफिनिटी। देख लें, पेपर आज ही हुआ है। ओके, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर। ओके, हाँ भाई, NF कितना होना चाहिए? 1 का स्क्वायर माइनस मेरे बेटा NI इंफिनिटी का स्क्वायर मेरे बेटा 1/। अच्छा, इंफिनिटी का स्क्वायर मेरे बेटा कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पर क्या बचा? 1। सिर्फ यहां पर ये बचा मेरे बेटा RH इज इक्वल टू 1/λ। हाँ भाई, सही। एंड लैम्डा इज इक्वल टू, ये डिवाइड में उस तरफ भेजा, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ भेजा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/RH which is equal to 1 divided by 1.097 exponent 7 which is equal to lambda. साफ कर दूं? लॉन्गेस्ट निकाल सकते हो? हाँ, लॉन्गेस्ट निकाल सकते हो? जरा जल्दी से निकाल के दिखाइए।
भाई लॉन्गेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, लेमन सीरीज में लॉन्गेस्ट पूछा है, सही ना, तो NF तो मेरा बेटा लेमन सीरीज बोला है तो 1 हो जाएगा, जैसे ही लेमन बोलेगा 1 मेरे बेटा, और हमसे बोला लॉन्गेस्ट तो हमारे पास NI क्या होना चाहिए 2, सही, तो क्या बना 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू मेरा बेटा NF का स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, RH इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ठीक है, इसको एलसीएम ले लोगे मेरा बेटा, हो जाएगा 3/4 इंटू RH इज इक्वल टू 1/λ, सही, यहां से हमें निकालना है इसको, लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर 4/3RH, है ना, दैट इज देन यू कैन फाइंड द वैल्यू, RH की वैल्यू कांस्टेंट है, रखेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। एक्सरे मेरे बेटा, वो क्या पीछे चले, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कोई खास बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कोई खास बात होती है, नहीं कोई खास बात नहीं, whose speed is equal to speed of light, ठीक है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एंड वेवलेंथ मेरा बेटा लाइज 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, energy of any X-ray मेरा बेटा, any radiation you can find by E is equal to H into mu, and we can find also by E is equal to HC over lambda, ठीक है, एंड मेरा बेटा एनर्जी अगर हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस मेथड से निकाल लें तो वी कैन राइट इट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल V, दिस V इज पोटेंशियल डिफरेंस EV, है ना, एनर्जी फाइंड कर लेते हैं ना, वर्क डन या एनर्जी, तो मेरा बेटा अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूं यहां पर तो क्या बनेगा E इंटू कैपिटल V HC ओवर लेमडा, एंड लेमडा इज इक्वल टू HC ओवर मेरा बेटा E इंटू V, सही बना सकते हैं।
कोई मसला तो नहीं है ना, ये इधर भेज दिया, ये इधर भेज दिया। तीन चीजें यहां पर कांस्टेंट है मेरे बेटा, देखो तीन चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं। तो मेरे बेटे यहां पर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू होता है 12,400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय वोल्टेज। तो कभी पोटेंशियल डिफरेंस देना तो यू कैन फाइंड द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ दे दे, बोले इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, बताइए एक्सरे की वेवलेंथ कितनी हो, ठीक है। तो यू हैव द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास है, आप ये वैल्यू रखिए और वोल्टेज की वैल्यू से डिवाइड कर दी, यू कैन फाइंड द वेवलेंथ। ठीक है, जरा वैल्यू निकालिए, देखिए यही आता है कैलकुलेटर से, वैल्यू पता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 सी एक्स 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय ई की वैल्यू मेरे बेटा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90। और ये v अपनी जगह पे रहने देंगे आप। एक्सपोनेंट -6 ना, मैंने 4 0 को आगे भेजा, सही सही, ठीक है, ओके। 10 की पावर -10 होता है, ये सबको पता। साफ करें, ओके। तो एक्सरे में आ गए मेरे बेटा, एक्सरे इज द पार्ट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ भाई, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात में, एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है ना, कि एक्सरे प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर शेल, ठीक है मेरा बेटा, ओके। हमसे एक भी सवाल होता है, ठीक है, जैसे मैंने सीरीज लिखा था तो याद रखिएगा लेमन सीरीज के आगे लिख लीजिएगा मेरे बेटा। लेमन सीरीज में हमारे पास जो रेडिएशन होती है वो कौन सी टाइप की होती है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। बाल्मर में मेरा बेटा विजिबल लाइट मेरे बेटा हाई एनर्जी इसमें आती है, उससे कम। हाँ भाई, उसके बाद पार्सेंट इंफ्रारेड ब्रैकेट फार इंफ्रारेड और पी फंड में फार इंफ्रारेड। ओके, ये एक दफा कहीं पर एमसीक्यूज देखा है मैंने इससे रिलेटेड, ठीक है मेरे बेटा। सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों आ रही है, सबसे दूर कौन है, लेमन है। कहां है, सबसे नीचे 1 में, उससे ऊपर कौन है, तो इसीलिए एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी
कम, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी इसमें से? अल्ट्रावायलेट। उससे कम किसकी होगी? विजिबल। उससे कम किसकी होगी? ठीक है, तो मेरा बेटा इसीलिए एनर्जी कम होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। आइए ये लिख लीजिएगा। ओके, लेजर को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेजर की ना एक दो दफा हमसे पूछा है एब्रीविएशन। ठीक है, व्हाट इज लेजर? वैसे आपको हटाया हुआ लेजर, हमारे पास कोर्स आउटलाइन में ही नहीं डाला, बट लेजर, व्हाट इज लेजर मेरे बेटा? लाइट, बताइए, बताया था क्लास में। ए से एम्प्लीफिकेशन, हाँ भाई, स्टिमुलेटेड, इमिशन ऑफ क्या? रेडिएशन। इमिशन ऑफ, आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ बेटा, क्लियर है? it deals with properties and behavior of atomic nuclei and also deal with radioactivity and radioactive decay। हाँ मेरा बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स डील करता है न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई से। एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में बात करें मेरा बेटा, एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियस दो चीजों से मिलकर बना। कौन कौन सी चीजें मेरा बेटा? एक प्रोटॉन और इन दोनों को मिलाकर हम क्या लफ्ज बोलते हैं मेरे बेटा? न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन अगर पूछेगा तो मतलब क्या है मेरे बेटा? न्यूक्लियॉन का मतलब है किस किस का सम मेरा बेटा? प्रोटॉन प्लस, हाँ बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। जब कंपोजिशन की बात करें तो किसी भी एटम को हम कैसे लिखते हैं मेरा बेटा? कन्वेंशनली एक एटम है, एटम को हम किस तरह लिखते हैं? सिंबॉलिक। लेट सपोज एक्स एटम है, तो विच इज इक्वल टू मेरा बेटा ए अपॉन मेरे बेटा जेड, ये होता है सही। एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। जेड क्या है मेरे बेटा?
एटॉमिक नंबर विच शोज, क्या शो करता है मेरे बेटा, इसका मतलब एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ए से नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, सही है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ न्यूक्लियन किसके बराबर है, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास मेरा बेटा हमने लिखा है ए इज इक्वल टू, किसके बराबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होता है मेरा बेटा, हाँ Z प्लस एन, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटा, Z से, एन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, तो मेरे बेटा दोनों को सम करवाएंगे, किसके बराबर होगा, ए के, एंड वी कैन राइट इट मेरा बेटा, हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड होगा, तो एटॉमिक मास को माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर से, तो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितनी है, हाँ मेरे बेटा ये Z प्लस का था उस तरफ भेज दिया, माइनस का हो गया, ओके। अगर मैं आपको बोलूं एक एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद 19 है और प्रोटॉन की तादाद ऐसी ले लेते 12 है, तो आप बताइए इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंट करके बताइए, कोई भी एलिमेंट है दैट इज x, किसके बराबर होना चाहिए, x के, यहां पर आएगा 12, कितना आएगा, दोनों का सम आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझ आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चा, आगे चले। एक और एक पार्ट कर लें, एक एलिमेंट है तो फाइंड करें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जरा जल्दी जल्दी बताइए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे 31, न्यूट्रॉन भी, और अगर मैं इस पे लिख दूं मेरे बेटा ये +2 है, अब क्या होगा, किसको, तो यहां 29 कर दूंगा,
Z तो प्रोटॉन है ना, Z तो नंबर ऑफ, तो ये 29 हो। क्या कह रहे हो बच्चे? हाँ, प्रोटॉन थोड़ी चेंज होता है, प्रोटॉन Z नंबर तो सेम रहेगा 31, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन ये क्या शो कर रहा है, इसके पास कौन सी चीज ज्यादा है, 2 प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो गई है, प्रोटॉन वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन 2 कम, निकाल लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका मतलब है एटम नहीं है, अब ये क्या है, आयंस है। अगर ये -1 होता, हाँ मेरा बेटा -1 होता तो इसका क्या मतलब होता, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो प्रोटॉन तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, तो कितना हो जाता, 32, समझ रहे मेरी बात? ओके, समझ आ गया बेटा? साफ करें? ठीक है मेरा बेटा, एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। हाँ मेरा बेटा, आइसोटोप्स, व्हाट इज आइसोटोप्स? हाँ मेरा बेटा, आइसोटोप्स बताइए, आइसोटोप्स न्यूक्लियस में चेंजेस की वजह से बनता है या ऑर्बिट में चेंजेस की वजह से बनता है? हाँ, न्यूक्लियस, क्यों? आइंस बनते हैं मेरा बेटा, आइंस बनते हैं, आइंस किसकी वजह से बन रहे थे? इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से, इसका मतलब ऑर्बिट में चेंज आता है, आइंस बनते वक्त किसमें चेंज आता है? ऑर्बिट। क्यों मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? ऑर्बिट में, समझ रहे हो? और आइसोटोप्स किसकी वजह से बनता है? न्यूट्रॉन की तब्दील होने से। किसके तब्दील होने से? और न्यूट्रॉन होता कहां पर है? किसी का ऑर्बिट में तो नहीं होता। ओके, सही है, तो हमारे पास इसका मतलब न्यूक्लियस में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आइसोटोप्स बनता है वो और न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस से बनता है, और जो आइंस बनता है मेरा बेटा वो ऑर्बिट में चेंजेस की वजह से बनता है। ऑर्बिट में कौन चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव करके देख रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन में चेंज आ रहा था, प्रोटॉन की तादाद कैसी रह रही थी? सेम, क्योंकि प्रोटॉन कहां होंगे? और न्यूक्लियस के अंदर। ओके, हाँ भाई, आइसोटोप्स क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number, same atomic number but different atomic mass। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो उसको आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन में 612, 613 और 614। हाँ भाई, क्लियर है? अब बताइए प्रोटॉन की तादाद, यहां पर 6, यहां पर 6। ओके, हाँ भाई, न्यूट्रॉन की तादाद 6, यहां पर 7, यहां पर 8। तो सबके न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन नंबर सेम है, ठीक है। इसी वजह से एटॉमिक मास क्या आ रहा है? डिफरेंट। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? एटम्स तो सेम एलिमेंट का है। एलिमेंट कौन है? कार्बन। एलिमेंट कौन है?
लेकिन इन एलिमेंट्स में सबका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सही, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मेरे बेटा दो तरह के, क्योंकि हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो दो तरह के हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में दो तरह के आइसोटोप्स देखे थे। हाँ भाई, एक देखा था स्टेबल आइसोटोप्स और एक अनस्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स और अनस्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स those isotopes which does not show any रेडियो एक्टिविटी। अगर कोई रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो नहीं कर रहा या रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ऐसे आइसोटोप्स को हम कौन से आइसोटोप्स बोलते हैं, स्टेबल। और जो जो हमारे पास आइसोटोप्स इमिशन इमिट कर रहे हैं, किसको मेरे बेटा, रेडिएशन को, किससे मेरे बेटा, अपने न्यूक्लियस से, तो मेरे बेटा उनको क्या बोलते हैं हम, अनस्टेबल। दोज isotopes which shows phenomena of radioactivity is called unstable ठीक है मेरे बेटा। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? हाँ, द फिनोमेना, स्पॉन्टेनियस नहीं बोल सकते, ठीक है, द फिनोमेना ऑफ emission of radiation from the nuclei of an atom is called radioactivity। लिखिए जरा जल्दी से, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस से कोई रेडिएशन इमिट हो रहा है, दैट रेडिएशन मेरा बेटा क्या, इनको क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब हमारे पास ये जो रेडिएशन इमिट होते हैं, ये अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है और गैमा भी हो सकता है, ठीक है। The phenomena of, लिख लेते हैं चलो, the phenomena of emission of radiation, कहां से रेडिएशन आएगा मेरा बेटा, from the nucleus, हाँ भाई, nucleus of n atom is called radioactivity। क्यों रेडियो एक्टिविटी को हमने स्पॉन्टेनियस नहीं कहा? एक होता है मेरा बेटा रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना में दो तरह के, हाँ मेरा बेटा, दो तरह के, एक होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिव,
एक होता है नेचुरल रेडियो एक्टिव और एक होता है मेरा बेटा इंड्यूस रेडियो एक्टिव, है ना। तो न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, एक इंड्यूस रेडियो एक्टिव होते हैं और एक नेचुरल रेडियो एक्टिव होते हैं। इंड्यूस और नेचुरल में क्या फर्क मेरे बेटा? नेचुरल रेडियो एक्टिव जो स्पॉन्टेनियस जब मिले थे नेचुरली अपने अंदर से इमिट कर रहे थे, ठीक है। जब मिले थे आपको, जमीन से आपने निकाला वो एलिमेंट को, तो वो नेचुरली अपने स्पॉन्टेनियसली इमिट कर रहे रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिव, वो नेचुरली है। लेकिन कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं होते, उसमें आप कुछ रेडिएशन मार के उसको रेडियो एक्टिव बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो जो नेचुरली नहीं होता और उसमें आप कुछ रेडिएशन मारकर, न्यूट्रॉन मारकर, प्रोटॉन मारकर उसको आप क्या करते हैं मेरे बेटा? रेडियो एक्टिव बनाते हैं। तो दैट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज कॉल्ड इंड्यूस, उसको इंड्यूस किया गया है, वो था नहीं। और मेरा बेटा जो नेचुरली पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिव। तो दो तरह के हमारे पास न्यूक्लियस हो सकते हैं, नेचुरल हो सकता है या इंड्यूस हो सकता है। आइए लिखें, those nuclei which emit radiation spontaneously is called natural रेडियो एक्टिव। ठीक है, those nuclei which made radioactive by bombarding न्यूट्रॉन और प्रोटॉन is called induced radioactive। चलो हम आज के लिए, कल हम दोबारा क्लास करेंगे यहीं से, ठीक है। कल न्यूक्लियर फिजिक्स में इंशाल्लाह 1 घंटे की क्लास और रखूंगा क्योंकि अभी 9th की क्लास होनी है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 9th का बैच पहला कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम कुछ करेंगे, 9th के बैच 2 को हम स्टार्ट करेंगे और इस दफ़ा हम रोड पे बैच 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। रोड वाले